हेलो स्टूडेंट। जय भारत। 13 बेसिकली जब आप एग्जाम में अपियर होंगे, मेरी कोशिश ये रहेगी 12 घंटे एटलीस्ट आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूं, ताकि प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चन। तो एक बार आप गो थ्रू करो, राइट, so you can have better understanding of the same. Now, what I want from you in particular is, आप लोगों से उम्मीद क्या करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको गिवन तो है, आपके पास है भी, बट मैं आप एटलीस्ट इनको देख लो और प्रैक्टिस कर लो। इंडियन इकोनॉमी मैंने बहुत पहले शेयर टॉपिक्स जो साइमल्टेनियसली इंपॉर्टेंट हैं भी। बेटा देखो, ये क्वेश्चंस इन ईयर्स में अपीयर हुए हैं, चांसेस है कि थोड़े से वेरिएशन के साथ अगेन इन वेरियस सेट वापस से अपीयर हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है नाउ। और एक द वेरी बेस्ट पार्ट क्या है कि ये क्वेश्चन और दी अदर पूरे चैप्टर को कवर भी करते हैं, मेजर इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई सिग्निफिकेंट। नाउ मूव अहेड विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वो ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दी थी, रुइन कर दी थी। एंड इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है रिलेवेंट आर्गुमेंट। आपको कुछ नहीं करना है, ब्रिटिश की टू फोल्ड पॉलिसी और सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो जो है इंडिया का, वो डिस्क्राइब करना है। बट ध्यान रखिएगा ये 6 मार्क्स का है, उसके लिए आपके पास वैलिड पॉइंट्स आर्ग्यूमेंट्स एटलीस्ट 7 पॉइंट्स आपको रखने, ताकि पॉइंट अगर मुझे लगता है कि इन एग्जामिनर को हमको नंबर काटने के या ऑप्शन, you must score 6 out of 6. Next is, why did the Indian government feel need to introduce, कौन से लैंड रिफॉर्म्स क्यों इंट्रोड्यूस करने पड़े। इंडिया इज द इकोनॉमी जो कि सबसे ज्यादा उस वक्त की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज सॉरी लोग जो है डिपेंडेंट है ना, एट द टाइम 84% जो लोग हैं वो गाँव में रह रहे हैं। तो लैंड रिफॉर्म क्यों जरूरी है, क्योंकि 75 2/3 सॉरी 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ रह रही है, गाँव में रह रही है। तो इंपॉर्टेंट तो था ही। और इंट्रोड्यूस करने की वजह क्यों थी, क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर, वो आपको मेंशन करनी है। लोगों के पास स्मॉल लैंड होल्डिंग है या है ही नहीं, जो लैंडलेस है वो क्या करेंगे, तो उनके लिए लाइक यू कैन ऑर्गेनाइज दीज पॉइंट्स, राइट। नेक्स्ट इज टू फोल्ड पॉलिसी जो है, अगेन ये देखो रिपीट हो रहा है, बट यस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। वहां पे ब्रिटिशर्स ने सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइज किया है, यहाँ पे टू फोल्ड पॉलिसी के अंदर आपको करना क्या है, जो फिनिश गुड्स के लिए इंडिया को एज अ सप्लायर या मार्केट तैयार किया गया, और इंडिया को स्टेटस जो है चेंज इनटू रॉ मटेरियल सप्लायर। तो ये जो स्टेटस है, अगेन इसके रिलेवेंट जितने भी इंफॉर्मेशन यू कुड शेयर डू विद इन द 4 to 5 points, एंड दे ऑल मस्ट बी वेरी रिलेवेंट। बेटा यहाँ पे मैं डिटेल में बात नहीं कर पाऊंगा। मार्केटेड सरप्लस का मतलब क्या है और इट्स सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन। तो आपको पता है मार्केटेबल सरप्लस या मार्केटेड सरप्लस वही होता है कि जितना मैंने ग्रो किया है उसके बाद जो बच जाता है वही क्या है, मतलब मेरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का जितना मुझे चाहिए। सपोज करो एक फार्म है ना, ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद प्रोडक्टिविटी 3300 किलो पर हेक्टेयर के आसपास, एकड़ कुछ पहुंच गया था। तो मेरी रिक्वायरमेंट जो है एनुअल 1000 किलोग्राम्स की है, और मेरे पास कितना है 3300 किलोग्राम्स। तो बचा हुआ 2300 किलोग्राम्स क्या है, मार्केटेबल सरप्लस है, जिसको मार्केट में बेच के एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकता हूँ। तो आ गया भाई ड्यूरिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, लोगों की इनकम बढ़ी। ओके, और ऑब्वियस सी बात है इनकम बढ़ना इज जस्ट एन इजी, इनकम के बहुत से फायदे हैं। ओके, इनकम बढ़ने के साथ ही लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है, राइट, एजुकेशन बेटर होता है, लाइफ के इंडेक्सेस ऊपर चले जाते हैं, राइट, क्वालिटी ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाता है। देन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी क्या है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन काफी बता दिया है। देखो बेटा ध्यान रखना, ये तो ठीक है, इजी लेवल है, जरूरी नहीं कि आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन दे रखा हो। अगर नहीं दे रखा है तो आपको पता पड़ना चाहिए कि क्या बात हो रही है। इनवर्ड देखो बेटा, बहुत जो एंड मोमेंट में पढ़ते हैं या वेराइटी ऑफ रीजन से नहीं पढ़ पाए या क्लास मिस हो गया, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी का मतलब ही क्या बेटा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जो मेरे को बाहर से मंगवाना पड़ता है, मैं वो घर की फैमिली क्या सोच रही है कि मेरे को कोई भी कमोडिटी बाहर से नहीं मंगवानी, मैं यही कहीं परचेज करूँ। ओके, सॉरी, बाहर से मंगवाने के बजाय मैं घर में ही प्रोड्यूस कर लूँ। ओके, जैसे अभी हम लोग फास्ट फूड और सारी चीज़ों की बात करें, बाहर का पता नहीं कैसा होता है, मम्मी को कह देंगे आप बना के दे दो, राइट। तो मम्मी अगर घर पे ही बना रही है तो ये क्या, इंपोर्ट सब्सिडी। ओके,
अब ये तो हो गया, बट अब इसकी जब मम्मा घर पे बना रही तो क्या बाहर से लोगों को अलाउ करेगी क्या पापा को समोसे कचौरी लाने का? नहीं करेगी। तो इसी को कहते हैं बैरियर। ये जो है वो बैरियर लेके खड़ी। तो इसमें या तो मम्मा क्या कर सकती है, पेनलाइज कर सकती है। तो अब पेनलाइज यहाँ पे कैसे करेंगे, इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन टैरिफ बढ़ाते हैं। टैरिफ क्या है, टैक्सेस बढ़ा देंगे, बाहर से आने वाली कमोडिटी क्या हो जाएगी, कॉस्टलियर हो जाएगी, यहाँ पे कम्पीट। ऑन द अदर हैंड कोटाज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, विच इज नन अदर देन द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। या क्या मतलब है इसका कि मैंने 400 करोड़ का से ज़्यादा का कोई भी पर्टिकुलर, ये जस्ट एग्जांपल है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का मतलब, क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया कि एक क्वांटम यानी वॉल्यूम से ज़्यादा का, यानी वो अमाउंट में भी हो सकता है और नंबर में भी हो सकता है। ओके, कि 4 लाख से ज़्यादा के टॉयज, चाइनीज टॉयज पठा के नहीं आए, वो कोटा बना दिया। ऑन दी अदर हैंड मैं ये भी कह सकता हूँ जितना देश में कंज्यूम हो रहा है उसका 40% ही क्या हो सकता है, इंपोर्ट हो सकता है। बाकी का क्या करना पड़ेगा, क्या होगा, डोमेस्टिक स्ट्रेंथन होने का मौका मिलेगा, सप्लाई करने का मौका मिलेगा। जब बाहर से कमोडिटीज ही नहीं आएगी, व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल प्रोड्यूसिंग बाय योरसेल्फ। होगा क्या, हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज। मैं इन सब डिटेल्स में जाना नहीं चाह रहा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जब हम लोग बात करते हैं, देन वी हैव प्यारा सा हमारा जो यूनिट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है 1991 के, यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या मेंशन कर रखा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप देख लो कि मैं जो लास्ट ईयर के सेट में अपीयर हुए हैं, मैं वो सारे क्वेश्चंस रिपीट नहीं करूंगा। आई जस्ट वांट आउट मेजर फैक्टर्स जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। तो क्या कारण रहे जिसकी वजह से 1991 का क्राइसिस आया? बड़ा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आप, और इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं यू हैव टू राइट देम डाउन। ओके, जितने भी पॉइंट्स हैं इकोनॉमिक क्राइसिस की रीजंस जितने भी, यू हैव टू राइट देम डाउन। नेक्स्ट इज वही टैरिफ और कोटास के किस तरह से ट्रेड प्रोटेक्शन के लिए बात कर रहे थे, तो डिफ्रेंशिएट करना है। आउटसोर्सिंग मेजर आउटकम है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का, इंडिया को उसका फायदा मिला है। हाउ यू हैव टू मेंशन इट, एक्सप्लेन दिस इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो बड़ा आउटसोर्सिंग जो है होती क्या है आपको आना चाहिए, फिर उसका इंडिया को किस तरह से आइडिया मिला। तो फर्स्ट आप डिफाइन करोगे, फिर उसको स्ट्रक्चर करने के लिए आप पैराग्राफ में डिफरेंट पॉइंट्स लिख सकते हो या एज अ पैसेज भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस इन्वेस्टमेंट। अब दिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब पता ही है ना, हमने गवर्नमेंट बजट में पढ़ा था, व्हेन गवर्नमेंट सेल इट्स यूनिट्स पार्शियली ओनरशिप, अपनी या तो पूरी की पूरी या पार्शियली बेच दे तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, है ना, जब गवर्नमेंट अपना ओनरशिप या शेयर जो है मार्केट से रिड्यूस करने लगे। और क्या कह रखा है, व्हाट हैज द गवर्नमेंट एडॉप्टेड, व्हाई हैज द गवर्नमेंट एडॉप्टेड दिस पॉलिसी फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी कंपनियों को ही क्यों बंद किया गया। बहुत ही प्यारा वर्ड है इसके लिए, एड वेट हो गई थी वो, बोझ थी वो। क्या हो गई थी वो, डेड वेट थी, विच मीन बोझ है किस पे, गवर्नमेंट पे। एक तो एफिशिएंसी नहीं, लीकेजेस एंड पिल्फरेजेस हैं, क्या होते हैं अब देखना, है ना, जब सरकारी कंपनियों में ऐसे ही आज भी 400 कंपनियां लॉस। नाउ डेड वेट का मतलब क्या है कि बहुत सी कंपनियां मर चुकी है मगर फिर भी चलाना पड़ रहा है, गवर्नमेंट का बर्डन कंटिन्यू करना पड़ रहा है, बहुत सारा फंड्स। ऑन दी अदर हैंड एफिशिएंसी लीकेजेस हैं, ओके, पिल्फरेजेस हैं, एंड एट द सेम टाइम जो है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इनएफिशिएंट, और गवर्नमेंट का बजट का बहुत बड़ा फंड कहाँ जाता है, इन पे आता है। तो इन दिस फॉलोइंग पॉइंट यू कैन कंटिन्यू। फिर एक्सप्लेन करने को बोला है कि आरबीआई का रेगुलेटेड फैसिलिटेटर, बेटा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स ऑफ 1991 की बात है, जहाँ पे आरबीआई का रोल किससे, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर हो गया। और क्या क्या चेंजेस आए तो आप फटाफट से कह सकते हो क्या, आरबीआई का रोल, अच्छा, बहुत सी डिसीजन मेकिंग की पावर्स या ऑटोनॉमी किसको दी, बैंक्स को दी, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वो खुद डिसाइड कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं, लाइसेंसिंग मैंडेटरी नहीं। प्राइवेट बैंक का भी जो है अराइवल इंडिया में माना जाता है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से। और ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, आज हम देखते हैं कि बहुत से स्मॉल फाइनेंस हाउस ये फाइनेंशियल ही हुआ था। फर्दर करंट चैलेंजेस की अगर हम बात करें, 20 मार्क्स का इसका वेटेज है। एनवायरनमेंट का इन जनरल देखने को मिला है कि एनवायरनमेंट में से जो आपका पर्टिकुलर यूनिट है करंट चैलेंजेस में, एनवायरनमेंट का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगेन मेरी रिक्वेस्ट है आप देखिएगा, एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट के जो 4 फंक्शन, तो वो भी आप अच्छे से पढ़ के जाए।
एंड के रिगार्डिंग जो ग्लोबल वार्मिंग, सीपीसीबी, छोटे छोटे देखो बेटा जो भी कोर टॉपिक्स हैं वो आई थिंक कवर करने चाहिए। एट दिस मोमेंट आई एम नॉट इन द कैपेसिटी कि मैं सारा आपको बना के बता दूं। Okay, तो क्या क्या रखा है यहाँ पे, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, किस तरह कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। हमारे पास चार पांच ही है, क्या क्या, एजुकेशन, हेल्थ है, फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग है, देन फर्दर व्हाट इज ऑन जॉब ट्रेनिंग के बाद इंफॉर्मेशन एंड द माइग्रेशन हैं, इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। और ये किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ में, हाउ डज द एचसीएफ ह्यूमन कैपिटल करता है, तो ह्यूमन कैपिटल करते हैं तो इट लीड्स टू फिजिकल कैपिटल का एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, क्योंकि वो हार्नेस कर ज़्यादा ज़्यादा हार्नेस कर पाता है। तो व्हेन यू हैव ग्रेटर ह्यूमन पोटेंशियल, वो फिजिकल पोटेंशियल या कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज करता है, okay? उसको एनहेंस करता है, तो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी होती है, बढ़ती है। आगे क्या रखा है, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हाँ या ना कहो, इट इज सॉरी, ऑब्वियसली बात है कि दिस इज वेरी ट्रू कि ह्यूमन कैपिटल और डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चलते हैं। देखो अगर मैं, ऑब्वियसली बात है, ह्यूमन कैपिटल करता हूँ, ओके, तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी होगा। हालांकि देखो ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट, कैपिटल छोटा कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ओके, मगर अच्छा दोनों हो सकता है, मगर आई विल गो विद, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि कॉम्प्लीमेंट कैपिटल में होगा, ऑब्वियसली सोसाइटी का बेटरमेंट होगा। अगर ह्यूमन कैपिटल बढ़ रहा है तो इनकम बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, सोसाइटी बेटर होगी। ऑब्वियसली बात है, अगर आज पढ़ लिख जाता हूँ, मैं कुछ अच्छा करता हूँ, ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं आई विल शेयर द गुड थिंग्स विद माय सोसाइटी, राइट। तो क्राइम रेट वगैरह जो है वो कम होती है, तो बहुत से जो इंडिकेटर्स हैं डेवलपमेंट के वो भी क्या होंगे, बेटर होंगे। इन दिस मैनर यू कैन से, हालांकि देखो आपको ये जो शॉर्ट चीजें मैं बता रहा हूँ, मैं काफी पॉइंट्स में चीजें इलस्ट्रेट कर रहा हूँ, यू विल हैव टू पॉइंट इट आउट, राइट। अभी एट दिस मोमेंट इवन दो आई विल प्रोवाइड यू द आंसर्स, बट आपको वो आना चाहिए। अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर आपको क्लिक नहीं हो रहा है, देन देयर इज समथिंग टू, ओके। और आज के रात को 12 बजे तक बैठ के पढ़ लेना, सुबह 3 घंटे बैठ के पढ़ लेना, मगर फिक्स ऑल दिस थिंग्स प्रायर टू अपियरिंग इन द एग्जाम, ओके। नेक्स्ट इज बेटा रोल ऑफ नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 1982 में आया था, ओके। और इसका अपेक्स बॉडी, ये लो, आधा जवाब तो इसने दिया, रूरल क्रेडिट के लिए सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है। आरबीआई भी इससे सलाह लेता है, या जो रूरल क्रेडिट होती है उसके रिगार्डिंग आरबीआई इसके साथ ही क्या करता है, मंत्रणा करता है, विच मीन पॉलिसी बनाने से पहले डिस्कशंस होते हैं एंड दे ऑल वर्क टुगेदर। और वहीं पे क्या रखा है, क्या ऑल्सो डिस्कस सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, पढ़ के जाना, भूल मत जाना। 1 मार्क में जो इनके लोकल हाट्स और बाजारों के नाम है, पढ़ के जाना, शायद किसी चैप्टर में तो कुछ शेयर किया है, ऑन दी अदर हैंड आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप किस तरह से इंपॉर्टेंट है, सब छोटे छोटे 15-20 जने मिलके, देखो 10th में तुमने पढ़ा होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, 15-20 जने मिलकर फंड्स पूल करते हैं, लोन देते हैं, तो क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि अपना का जो लॉटरी बेसिस चिट निकालते हैं फंड, और यहाँ पे एग्रीकल्चर में फंड्स प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं छोटे छोटे, और इससे क्या होता है कि मदद हो जाती है, राइट। क्रेडिबिलिटी होती है, तो आजकल तो जो माइक्रो फाइनेंस हाउसेज जो हैं, इवन मुद्रा स्कीम जो है माइक्रो फाइनेंस, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करती है, एज ए इंडिविजुअल बॉडी रिकॉग्नाइज करती है, और लोन या बोरोइंग्स जो है काफ़ी ईजी होने लग गई है। और यही सबसे बड़ा सोर्स है इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर एग्जिस्टिंग को स्ट्रेंथ। नाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग और के एडवांटेजेस एंड टू लिमिटेशंस, बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब ये तो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक दे दिया, राइट। अगर यही सेम टॉपिक आपके इस ईयर में अपीयर होता है तो बहुत ही प्यारी चीज़ है। मैन्योर वगैरह यूज़ करते हैं हम, फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करते, पेस्टिसाइड, सब के सब क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। बढ़िया चीज़ क्या है, एडवांटेजेस की बात कहें, दो एडवांटेज क्या है, हेल्दी है, सॉइल या इकोनॉमी, इको फ्रेंडली है, पैसा भी बचाता है और देश को भी बचाता है। लिमिटेशन की कहें तो लाइफ क्या होता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का, शेल्फ का कम होता है, और यील्ड यानी प्रोडक्शन होता है वो कम होता है। फर्दर आगे चलें तो इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, कैजुअलाइजेशन भी साथ के साथ आप कर ही लेना, मेरी मानो तो क्या आ गया, दोनों साथ में कर लेना। वाई इट इज अ मेजर कंसर्न फॉर इंडियन इकोनॉमी, क्यों, क्योंकि इन्फॉर्मलाइजेशन होता क्या है, जब मैं रेगुलर सैलरीड वर्कर को हायर नहीं करके कैजुअल लेबर को हायर कर लेता हूँ, तो उसको इन्फॉर्मलाइजेशन कहते हैं।
ओके, इनफॉर्मल लोगों का बढ़ना या उस सेक्टर का बढ़ना ही क्या है, इनफॉर्मलाइजेशन। मूविंग फर्दर, भैया ने डिस्टिंग्विश बिटवीन कैजुअल वेज लेबरर एंड रेगुलर, तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में डिफरेंशिएशन की बात कही है। काफी अच्छा टॉपिक है, कर सकते हो। आई थिंक मैंने टेबल में ही आज ही, सॉरी कल ही शेयर किया था, राइट। फर्दर मूविंग अहेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है ना, बहुत ही बढ़िया चीज पूछी है। टू स्ट्रेटेजीज, हाँ इसको कैसे अचीव किया जा सकता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जितनी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग काफी अच्छा तरीका है। फिर एनवायरमेंट फ्रेंडली जितने भी सोर्सेज यूज कर सकते हैं एनर्जी को रिप्रोड्यूस करने के लिए, या एनर्जी की मेजर्स या सोर्सेज हैं, सच एज आपका ट्रांसपोर्टेशन या फ्यूल। ओके, दीज स्ट्रेटेजी ऑप्टेड, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हो, राइट, ताकि रिसोर्सेज पे प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। मूविंग अहेड, कैरिंग कैपेसिटी से एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से एनवायरमेंट पॉल्यूशन की बात हो रही है। तो बेटा वाजिब सी बात है, आपको पता है कि पॉल्यूशन कब होता है, जब एनवायरमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ओके, और वो कैरी भी नहीं कर पा रहा है। ओके, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी लिमिटेड होती है, कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। क्या मतलब है, सपोज करो कि इस पूरे रूम में एक छोटा सा हम कुछ भी प्लास्टिक का अगर कुछ जलाते हैं तो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, राइट। मगर नेक्स्ट मॉर्निंग में आके देखता हूँ यहाँ से सब कुछ गायब हो जाता है, कि हमको पता है कि इन्वायरमेंट का प्राइमरी फंक्शन ही क्या है, इट एसिमिलेट द वेस्ट, विच मीन जितना भी वेस्ट है उसको वो वापस से समाप्त कर देता है, और यही उसकी क्या है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो जब वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे जितनी इन्वायरमेंट रिप्रोड्यूस कर सकता है उससे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो एक अमाउंट में कैरी करके चल सकता है। बट अगर उस लिमिट को भी आप डिस्टर्ब कर दोगे, आप और ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, तो वो कैरी नहीं कर पाएगा। ओके, और फिर आप कहोगे कि यार ये तो गलत है, राइट, एनवायरमेंट में पॉल्यूशन हो रखा है। तो ये तभी होता है जब इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी जो है वो भी आप क्या कर सकते हो, ओवरराइड कर लेते हो, और पॉल्यूशन दिखने लगता है। फास्ट फॉरवर्ड कर, मैं सिर्फ आपको एक तरीका बताना चाह रहा था कि किस तरह से, राइट। तो से कि सर नहीं, आप तो धमाधम धमाधम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आओ, भी आते हैं। बेटा कंपेयर करना है किसको, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा है क्या, हालांकि देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में कई बार आपको इंडेक्सेस क्या मिलेंगे बेटा, डेटा मिलेगा, आपको सिर्फ कंपेयर करना है। तो इसकी पॉलिसीज ग्रेट लीप फॉरवर्ड और प्रोलेटरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, ओपन डोर पॉलिसी चाइना की पता होनी चाहिए। देखो बेटा ये भर भर के दिया है, हाँ, तो उसका रीजनिंग क्या है, चाइना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, पाकिस्तान एक बार पूछा था, देखो इंडिया एंड चाइना विद, तो देखो अब कंपेयर भी किससे हो रहा है, ऑब्वियसली बात है जो हमसे बेहतर है उससे कंपेयर होगा। ये एक बार 4 मार्क्स में क्या पूछा हुआ है, सेक्टर कंट्रीब्यूशन ग्रॉस वैल्यू, चाइना एंड पाकिस्तान। इंडिविजुअली पाकिस्तान के साथ क्या कंपेयर कर रहा है, मरा हुआ है वो, राइट, बनता भी नहीं। चाइना के साथ कंपेरेटिवली हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और इसको पर्टिकुलरली आप कैसे कर सकते हो, देखो ग्रेट लीप फॉरवर्ड की कैंपेन के अंदर व्हाट वाज इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जीएलएफ। अगर आपको टाइम पीरियड पता पड़ रहा हो 19 का था, ये अलग बात है, मगर हर एक घर के पीछे यार्ड में माओ जेडोंग वाज द लीडर। टाइम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का था इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट, कम्यून बड़े स्केल पे 20,000 के आसपास कलेक्टिव एंड फेल हो गए थे, सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। ओके, तो इसके बाद ही हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो देयर आर लॉट्स ऑफ योरसेल्फ, सेक्टरल कंट्रीब्यूशन जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड में हर एक सेक्टर का, मतलब इंडिया चाइना पाकिस्तान किस किस सेक्टर का कितना कितना कंट्रीब्यूशन। तो इन जनरल आपके पास टेबल आती है, आपको जो ध्यान रखना है वो डेवलपमेंट के इंडेक्सेस अगर आप ध्यान रखें बहुत ही बढ़िया, नहीं तो सेक्टरल कंट्रीब्यूशन भी याद रखने लायक हैं। हालांकि आपको क्या मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा, एक बार रफली प्रैक्टिस कर लेना। ओके, राइट, ये काफी मतलब इसमें आपको पढ़ना ही चाइना के बारे में, और एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस को आप ढंग से पढ़ लेना। और ये जो आपको दिया हुआ है ना, ग्रॉस वैल्यू, हर एक सेक्टर का, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का, इंडिया चाइना पाकिस्तान, जो रिसेंट आई थिंक 20 आपके पास, तो फाइनलाइज करना रहेगा कि
कब से कब तक का जो भी है, राइट? कितना ट्रांजेक्शन है इंडस्ट्री में, आज भी कितने एग्रीकल्चर में कितने, चाइना का बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादा है। रफ आइडिया अगर आपको आज की डेट से पता करना हो तो 50, 20 और 30 का कुछ डेट, राइट? राउंड ऑफ में आप ऐसा कह सकते हो। 49% के आसपास कुछ आपका एग्रीकल्चर में लगे हुए लोग हैं। वर्कफोर्स की जब बात होती है 4 पॉइंट समथिंग आता है, बट अब 49 में 20% के आसपास या 17% के आसपास इंडस्ट्री में है। बचा हुआ मेजर सेक्शन है, तो चाइना का कंपेरेटिवली ज़्यादा है। बस मेरा आज का कोटा यहाँ तक पूरा हुआ। अभी रिसेंट आप देख लो कि 2024-25 में किस टाइप के क्वेश्चन किए थे, सेम है ना। सैम्पल पेपर ना, सीबीएसई के सैम्पल पेपर भरोसा ही नहीं करता, क्योंकि वो सैम्पल पेपर तो ओ लेवल का, ओ लेवल का, और फिर उनका क्वेश्चन पेपर जब आता है तो, और कभी भी सैम्पल पेपर के देखने को बहुत रेयरली ऐसा होता है कि सैम्पल पेपर, बट हाँ आप तो पढ़ के जाओ। रिवोल्यूशन मिक्स ब्लेसिंग एंड, मिक्स्ड ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है, क्या है, आपको पॉजिटिव भी बात करना है, नेगेटिव भी बात करना है। पॉजिटिव क्या, प्रोडक्टिविटी बढ़ा, इनकम बढ़ा, अगर बढ़ा किसका, जो पहले से ही अमीर, फर्स्ट पेज तक 2 क्रॉप में ही पाया था, तो पाया था, या इसके अप्रोच या स्प्रेड था वो लिमिटेड एरियाज तक था। की अदर हैंड गरीब लोगों तक एजुकेशन का फायदा पहुंचे, गुड्स कॉस्टलियर थे, राइट? तो बेनिफिट थे, मगर एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ही इसको हार्नेस कर पाई। आगे कार्वे कमेटी जैसी आती है तो कुछ नहीं करना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपको याद आ जाना चाहिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री याद है तो 3 पॉइंट याद आना चाहिए, क्या? तो रीजनल फ्रेंडली होती है, एस्टेब्लिश कम रिक्वायर होता है, देन रीजनल फ्रेंडली है, एम्प्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली या लेबर इंटेंसिव, देन थर्ड इक्विटी ओरिएंटेड है, सबको मौका मिलता है ग्रोथ का, पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्मॉल स्केल पे ही प्रोड्यूस कर पाएगी तो अपने एरिया की ही फुलफिल कर पाएगी। एक इंडस्ट्री पूरे भारत को गुड्स सप्लाई नहीं कर, एंड सो ऐसे से वो आपको पता होनी चाहिए। एक सब्सिडीज के यहाँ पे रिगार्डिंग कहीं आया नहीं है, बट ये वो क्वेश्चन जो मोस्टली रिपीटेड है, एज वो सब्सिडीज के फेवर और अगेंस्ट में पॉइंट है, पढ़ के जाना। हाउ डिड द अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी इन एग्रीकल्चर? ये बेटा जमींदारी को हटाने की बात हो रही है। जो एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स हुए हैं, इंस्टीट्यूशनल और लैंड रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स, उसी की बात हो रही है। रिफॉर्म्स में आपके लैंड रिफॉर्म्स, और दूसरा था हाँ, बहुत सारी चीज़ें, लैंड सीलिंग हुई, फिर रेंट जो है वो फिक्सेस हुए हैं, इंटरमीडियरीज को अबॉलिश किया गया है, टाइम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरियाज हुए हैं, कोऑपरेटिव्स को, कम्यून कोऑपरेटिव्स को तो इन पॉइंट्स के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। एक बार थोड़ा देख लो आप, तब तक जाता हूँ। क्या क्वेश्चन कह रहा है? 1991 के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो डिफेंस है एग्रीकल्चर सेक्टर, सही बात है, इन्वेस्टमेंट ही नहीं आया, आपका अटेंशन पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया। फिर क्या रखा है, बायलैटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड में ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में बताओ। पता होना चाहिए बायलैटरल ट्रेड 2 कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है, और मल्टीलेटरल मल्टीपल नेशन, तो इस वही डिफ्रेंशिएट करना है। डिस इन्वेस्टमेंट का फ़र्क क्या पड़ा, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि डिस इन्वेस्टमेंट का फ़र्क क्या पड़ा, तो इम्पैक्ट क्या था? तो ऑब्वियसली बात है, एक तो नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट क्या हो गई, कम हो गई, तो वेलफेयर का जो मोटिव था वो कम हो गया। फिर डिसइन्वेस्टमेंट अंडर वैल्यूड था तो गवर्नमेंट को बहुत सारा लॉस भी हुआ। 1 लाख करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से गवर्नमेंट वाज टारगेटिंग टू अचीव और अकम्प्लिश गेन फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट, वो अचीव तो हुआ, मगर
गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी बड़े स्केल पे अंडर वैल्यू की गई थी। इंडियन इकोनॉमी में करंट चैलेंजेस क्या हैं? ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन एज क्रूशियल सोर्सेज ऑफ, ओके, ये आपको जो मैंने बताया था, है ना, ट्रेनिंग और इंफॉर्मेशन, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्यों क्रूशियल है। इन दोनों पॉइंट्स को आपको, अब देखो सबसे बड़ी बात है कि 6 मार्क्स के लिए पास इनफ कंटेंट होना चाहिए। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या होती है बेटा? दो तरह की होती है ना, ऑफ साइड होती है, ऑन साइड होती है। ऑफ साइड का मतलब आपको कैंपस में ही ट्रेनिंग मिलेगी, ऑफ साइड यानी कैंपस के बाहर मिलेगी। तो फायदे क्या क्या हैं? देखो, एक्सपर्टीज बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपको टास्क जो है बड़े स्केल पे आता है, आपकी इंफॉर्मेशन आपको इनेबल करती है कि आप अपॉर्चुनिटी आप हार्ड। आगे का क्वेश्चन पढ़ो। ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैव नॉट मूव। यस, काफी प्यारा क्वेश्चन। 2024 में अपेयर हुआ था क्या? हाँ, ग्राफिकल फॉर्मेट में था, बिल्कुल सही बात है। जॉबलेस ग्रोथ को आपको एक्सप्लेन करना था, हालांकि यहाँ पे गिवन है, मगर जॉबलेस ग्रोथ वहाँ पे बता नहीं रखा था। आपको खुद फिगर आउट करना। राइट, फिर जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है पता है? जब इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है, तो बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा। लोगों ने कैपिटल ऑप्ट कर रखा है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, मगर एम्प्लॉयमेंट, ओके। देन क्रिटिकली एग्जामिन करना है किसको? सेल्फ हेल्प ग्रुप को। यस, फाइनेंशियल, रूरल क्या लिखा हुआ, रूरल क्रिटिकली एग्जामिन करना है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताना है सेल्फ हेल्प ग्रुप के। गैप इन द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम जो नेगेटिविटीज़ हैं, है ना, कि डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर रहता है, वो लोन क्रेडिबिलिटी इशू भी हैं, वापस से टाइम रिकवर नहीं होता है। तो उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या रोल रहा है? तो आपको पता है कि माइक्रो फाइनेंस, सेल्फ हेल्प की बहुत बढ़िया बेनिफिट या एडवांटेज। नाउ दे आर द एंटिटी, लीगल एंटिटी, और लीगल एंटिटी होने, हालांकि है तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आगे क्या कह रखा है? बहुत ही बात कह रखी है। यस, कन्वेंशनल एनर्जी से नॉन कन्वेंशनल तरफ बढ़ना क्यों जरूरी है डेवलपमेंट के लिए? बताओ, बताओ, व्हाई इट इज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वही आपको यहाँ पे डालना है, राइट? व्हाई डू वी नीड डेवलपमेंट अप्रोच, क्यों चाहिए? तो वो सेम पॉइंट, ये वापस से वही क्वेश्चन आता है। ओहो, कहा था ना एक बार कहीं ये पेपर में डाला है इन्होंने पाकिस्तान का। ये एक्चुअल में एनुअल्स में नहीं देंगे, बट हाँ पहले मेंशन कर देंगे कि भाई साहब आप पढ़ो तो सही। बाकी तो लगता है पाकिस्तान के बारे में कभी पूछेंगे? जनरली बताओ, मैं पढ़ के नहीं जाना, जनरली बताओ। ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वहाँ पे क्या है, सेना का मिलिट्री रूल है। कोई भी जो मतलब हम लोग शायद कभी पॉलिटिकल में पढ़ रहे थे कि कुछ आज़ादी के जितने टाइम पीरियड है, जितने प्रधानमंत्री रहे नहीं, उससे ज़्यादा तो वो जेल जा चुके हैं। या मतलब काफ़ी एक जोक था कि पाकिस्तान रूल नहीं करते, उससे ज़्यादा तो वो जेल में रहते हैं। हाँ, कम्यून्स क्या है? फार्मिंग लैंड बताया था 20 के आसपास से, ग्रेटली फॉरवर्ड की बात कर रहा है। कॉन्सेप्ट क्या था वो आपको बताना है। कलेक्टिव फार्मिंग का कॉन्सेप्ट था, कॉस्ट को कम करने का था, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का था। फॉर द पॉइंट, मोर और लेस यू कैन वर्क बाय योर। अब आ गया मेरा प्यारा टॉपिक, जिस जिसकी मैं राह देख रहा था। ये नन अदर देन, यस, यूनिट इटसेल्फ, जीडीपी इंडिकेटर के लिए कहती है इकोनॉमिक वेलफेयर, बट जो लिमिटेशन भी है क्या? देखो बेटा, जीडीपी एक अच्छा या जनरल जो है, हम लोग कहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है तो वेलफेयर या वो देश भी बेहतर हो रहा है, मगर जरूरी बाहर से कंपनी आके किसी
वहाँ पे प्रोडक्शन, तो ठीक है रहेगी, वापस सारी इनकम ले आती है, प्रॉफिट सारा ले आ रही है, देश की वो बताती है कि देश के साथ नेशनल इनकम इज द रियल इंडिकेटर हाउ द देश के अंदर हो रहा है उससे रिलेटेड। ओके, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी इंडिया के अंदर या कोरियन कंपनीज, वो तो आज मौका मिला ही है तो छोड़ देते हैं उनको, राइट। आपकी किया जो कंपनी है ना, बड़ी शौक से तुम गाड़ियाँ खरीदते हो, मगर डू यू नो कि वो अपने देश के आज भी कई रिसोर्ट और रेस्टोरेंट्स में इंडियंस के लिए बोर्ड लगा के रखते हैं, अलाउ, दे डू सो। और आज भी कोरियंस जो है इंडियंस को रेशियली साथ, मतलब दे कंसिडर एशियन, वो खुद भी तो है, बट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करता है। उनकी जो कैंपसेस इन इंडिया बात कर रहा हूँ मैं, कि उनकी ओन बिल्डिंग्स हैं बड़े स्केल पे, देख लो कि टाटा चाहिए कि किया कोरियन, आई डोंट मूड, या मैं तो क्या रखा है, क्या जीडीपी जो है इंडिकेटर किया था कि क्या ये सच में एक्सटर्नलिटीज को काउंट इफेक्ट जो है वो इनफ्लेशन से भी हाइड अप हो सकती है, प्रोडक्टिविटी रियल जीडीपी क्या क्या रखा है, रोल ऑफ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, का मतलब ही क्या है बेटा, यहाँ पे वेलफेयर की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की। नेट वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करने का तरीका ढूंढना है, एनबीएफसी पे चाहिए फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या न्यूमेरिकल था तो कैलकुलेट करना था। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, बहुत ही प्यारी चीज, कैपिटल गुड्स क्यों, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, क्योंकि हमको पता है प्रोड्यूसर दो, कौन से अरे दो ही तो होते हैं यहाँ, रॉ मटेरियल, इन्वेस्टमेंट, राइट, एंड कैपिटल गुड्स, राइट। तो इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, रॉ मटेरियल सब हो जाते हैं, तो वो कैपिटल गुड्स हैं क्या, नहीं है। इसी को आपको बड़े स्केल पे क्या करना है, एलेबोरेट करना है, 3 मार्क का 3 पॉइंट, फिर देन एग्जाम्पल, तो मतलब देखो बेटा 3 मार्क का, हाउ यू हैव टू आंसर मार्क का क्वेश्चन, मिनिमम 4 पॉइंट लिखो, 4 मार्क का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट लिखो कम से कम, यार यही तो ताकत है, तो जस्टिफाई करो ना, एग्जामिनर को कहो आई डिजर्व द मार्क्स, आई डिजर्व, देना पड़ेगा, राइट। और सबसे बड़ा इंप्रेशन जाता है जब आप ऑब्जेक्टिव्स काफी अच्छे से, जिनका सब्जेक्टिव या जिनका सब्जेक्टिव अच्छा है, वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मार्क्स अगर होते हैं, कोशिश करना कि आपका ऑब्जेक्टिव एक भी गलत ना जाए, कोशिश, राइट। मनी इन बैंकिंग पे, मनी इन बैंकिंग में सबसे बड़ा जो रोल मेरे को लगता है वो है किसका, है आरबीआई के, कौन रेगुलेटर, तो बहुत टाइम हो गया, रिवर्स रेपो रेट एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छे, बताओ क्रेडिट कंट्रोल की पॉलिसी स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, ये सब तो अच्छी बात है, इसके साथ ही तो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एंड ये तो क्रेडिट कंट्रोल की पॉलिसी हो गई, एट द सेम टाइम आरबीआई का जो फंक्शन के अलावा और फंक्शन, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट का बैंक, एंड करेंसी इशू का फंक्शन है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल मेरी तरफ से आरबीआई एज अ रेगुलेटर, सॉरी सुपरवाइजर, एंड ऐसे ही कुछ था, सुपरवाइजर, फॉरगेटिंग, मैंने बहुत दिनों से, तो जस्ट चेक इट आउट, राइट, उसको आप करना एज अ सुपरवाइजर और एज अ बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, ऐसा कुछ था, आई डोंट नो, चेक इट आउट फास्ट। नेक्स्ट इज
पाऊंगा। ये तो यार क्या 2025 एक बार देख लो क्या। काफी प्यारा क्वेश्चन जो है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और अंडर एम्प्लॉयमेंट वेल लेवल डायग्राम। फुल एम्प्लॉयमेंट और अभी एडीएस मैंने करवाया था, राइट, पर ढंग से देख। एमपीएस फिगर आउट करने का है, एक इकोनॉमी प्लान सोशल डिमांड इज लेस देन द प्लान सोशल सप्लाई। सेविंग्स मतलब देखो, दो एडीएस की दो अप्रोच थी, सेविंग्स और, तो ऑब्वियसली बात है उसी पे बेस्ड है। प्लान सोशल, ऑब्वियसली बात है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि एक्स एंटे और पोस्ट एंटे, या एक्स इन्वेस्टमेंट एक्स एंटे सेविंग्स नहीं। बट अगेन प्रैक्टिस करके जाना, 1 मार्क में तो श्योरली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। गवर्नमेंट बजट एक टूल है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अलग है, रीएलोकेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम अलग है, राइट। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव, फिर टैक्स किस तरह से यूज करती है, सब्सिडीज किस तरह से यूज करती है, आपको ऑलरेडी हेल्प मिल गई है बहुत बड़ी। और ये क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आगे क्या रखा है, क्या क्या बजट फिस्कल डेफिसिट। हाँ, कैन बजट बी इन फिस्कल डेफिसिट विदाउट रेवेन्यू डेफिसिट। अगर ऑब्वियस ही बात है यार, रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है तो फिस्कल डेफिसिट हो सकता है, अगर हमारा कैपिटल डेफिसिट बहुत ज्यादा है तो। कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन है आपको, ओके, और आपको कहाँ रखा है क्या, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स का करो, आइडेंटिफाई करो ट्रांजेक्शन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कर ही लोगे। और अराइज इन द इंटरेस्ट रेट इन यूएसए लीड्स टू इंक्रीज इन फॉरेक्स का क्वेश्चन, क्या क्या रखा है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा एक्सचेंज रेट पे। ऑब्वियसली बात है बेटा, देखो रेट बढ़ी है यूएसए में, इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ यूएस डॉलर इन इंडिया। हमारे यहाँ पे डिमांड बढ़ गई है तो सीधी बात है उसकी प्राइस और वैल्यू क्या होगा बताओ, बढ़ेगा। बढ़ेगा तो रेट ऑफ एक्सचेंज अकॉर्डिंगली, राइट। देन फर्दर क्या क्या रखा है, इंडियन पे, रुपी पे, रुपी पे क्या, ऑब्वियसली बात है रेट ऑफ एक्सचेंज की जब बात हो रही है तो डॉलर में अगर किसी भी वजह से अगर डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, ओके, तो वी आर रेडी टू पे मोर ऑफ व्हाट, रुपी का प्राइस और वैल्यू दोनों बढ़ रहा है, हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ रहा है और हमारा वैल्यू गिर रहा है, उनका भी वैल्यू बढ़ रहा है, राइट। नेक्स्ट क्या क्या रखा है, ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग। लिख के प्रैक्टिस करके जाना, हाँ, कोई भरोसा नहीं है, किसी और तरीके से पूछा सकता है। 5 सेट होंगे, 5 में से किसी न किसी एक सेट में तो इसके दिखने के चांसेस हैं, ऑलराइट। आई एम 110% श्योर, पर देख के। और उसके बाद वाला बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट वाला, और डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू, अच्छा, करेंसी अगर डिवैल्यू हो रही है ना, या फॉरेन एक्सचेंज में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, एक करेंसी का गिरने या बढ़ने का इम्पैक्ट क्या होगा ना, वो आप पढ़ के जाना। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं वो पढ़ के जाना, और सोर्सेस तो आपको पता होंगे। आगे क्या क्या रखा है, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू अ राइज इन एक्सपोर्ट, क्या रखा है क्या। अब तो देखो, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, राइट। डिवैल्यूएशन क्या होता है, जब करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, करेंसी की वैल्यू गिरने का मतलब बढ़ना। रेट ऑफ एक्सचेंज अगर बढ़ रहे हैं मतलब मोर ऑफ इंडियन कमोडिटी कैन बी परचेज, सीधी सी बात है, एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, है ना। तो आप, मैं तो ये कहूंगा जब आप इसका आंसर को वहां पे लिख रहे हो तो आपको बस यूं करके पहले पहला ही लाइन में आपका बॉक्स का ये सोल्यूशन, मतलब एग्जांपल लिख लिया। डॉलर पहले कितने का था, $1 में था 9.90, मतलब रेट ऑफ बढ़ गया, वैल्यू ऑफ रुपी क्या हो गया, गिर गया। एग्जामिनर को एक ही इसी स्टेटमेंट से पता पड़ जाएगा आपको आता है, फिर आपके जितने पॉइंट्स है वो
ऑलराइट, मूव अहेड। फर्दर हम लोग बात करें किस, ये मैं बताना भूल गया था, कौन डिटरमाइन करेगा कि सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट? ऑब्वियसली बात है, ओवरऑल बैलेंस पता पड़ता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन डिसाइड करते हैं, अकोमोडेटिंग तो उसको बैलेंस करने के लिए होता है। क्या पूछ रहे हो? कम, और ये जो प्रीवियस ईयर के अभी के क्वेश्चन है, आई एम रियली सॉरी कि मैं इनको डिस्कस कर पाऊँ, बट यस आई हैव ऑलरेडी शेयर एंड आई विल आस्क अगेन कि आप भी इसको एक बार देख लो ढंग से, ओके। और इसी के साथ आज की क्लास का समापन होगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बट अगेन यू विल हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स, क्योंकि मैं कितना भी कुछ भी कह दूँ, थिंग्स विल नॉट वर्क आउट, राइट? जस्ट गो थ्रू विद दिस एंड ये आ गया, चीज़ आ गया है ना? एक बार फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चार रिगार्डिंग बात कर रहा है, रिगार्डिंग तो मनी क्रिएशन कैसे होता है वो बताना है। दो फंक्शन, बैंकर टू द गवर्नमेंट, द लास्ट रिसोर्स, ऑर्डिनरी ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेट बार, ऐसा नहीं कि दूसरी चीजें रिपीट नहीं, बट यस, देखो वॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसको हम लोग वॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट को भी अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, वो खुद से, खुद की इच्छा से अनएम्प्लॉयड है, राइट? आई हैव ऑलरेडी शेयर दीज क्वेश्चंस ओवर द ग्रुप, एंड इफ यू थिंक कि सर हमको चाहिए, शेयर देम अगेन। बजट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिगार्डिंग फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, स्पेसिफिकली रीएलोकेशन ऑफ, ना, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेल्थ एंड इनकम की बात होती है, दो दो मार्क्स में, 6 मार्क, 4 मार्क में, अगर तो फिर आपके छोटे मिले होंगे। डीओपी में लास्टली क्या क्या रखा है, वही करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में डिफरेंशिएट करना है, जनरल मर्ज करके किसी एक पर्टिकुलर नंबर में, अगर एक सिस्टम जो है ऑटोनोमस आइटम और रिपीट हुआ, 2024 फिर से आ गया था, अबाउ द लाइन आइटम, लाइन, राइट? फिर अप्रिसिएशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे उसका क्या फर्क पड़ेगा, टॉपिक है। कहता हूँ कि entire question paper is under your control. So, all the very best, Pacha Party. It was really interesting with you, some way or the other. Tried my best to help you out at this particular point. जब आपको रात को 1-2 बजे, 3 बजे भी अगर आपको लग रहा है आउट है, honestly, I'm, let me know your problems. बाकी रही बात यार, I was anxious, थोड़ा सा धक धक मेरे को was till I got to practice. एग्जाम तुम्हारा, यस, मुझे जितना जितना ज़्यादा मैं तुम्हारी
somewhere I am empowering you. आप लोग जितना कॉन्फिडेंट होंगे मेरा कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा. तो इट इज ऑलवेज ऑल द पीपल. Again, of love, some way or the other, trying it. Till then, डरना नहीं है, आराम से प्रैक्टिस, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना, पॉइंट्स के प्रैक्टिस करना. यार 12 घंटे में 6 घंटे you were meant to win, right? And now it is the time to win. So go. All the very best. Keep smile hard. Yours, body, yours, right? रात को अगर जाग रहे हो अच्छा हल्का फुल्का खाते रहना. बाय, टेक केयर. बहुत हो गया. ओके, ऑलराइट, बाय, टेक केयर. प्रैक्टिस करो एंड समडे एल्स. टिल देन, बाय बच्चा. बाय.